Hello everyone, good morning to all of you and welcome to my channel Biology with Juhi. In the last session, I had explained the protoplasm in the very short account. हमने प्रोटोप्लाज्म को बहुत ही छोटे में समझाया था, तो इस क्लास में हम आपको प्रोटोप्लाज्म को डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज दी गई थी उन सबको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, हम जो क्लासेस ले रहे हैं उसमें सेल चैप्टर चल रहा है। तो सेल चैप्टर में आप कह सकते हैं कि सेल चैप्टर जो है वो 9th में भी है और 11th में भी है। तो सेल को 9th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और 11th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आगे जब भी फर्दर क्लासेस होती हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन करिए, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करिए, उसमें आपको सेल चैप्टर जरूर देखने को मिलता है, सेल से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो इसीलिए हम सेल को सबसे पहले हमने सेल को ही स्टार्ट किया। तो सेल के अंदर हमने कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स को एक्सप्लेन किया था। उसमें सबसे अभी जो भी चल रहा है वो कौन सा है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो होता क्या है, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? तो प्रोटोप्लाज्म इज द मिक्सअप ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म का जो एक मिक्सअप होता है इसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म का डिफिनीशन पूछा जाए तो क्या क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म का डिफिनीशन क्या है? इट इज लिविंग सब्सटेंस विद इन अ सेल एज इट इज कैपेबल आउट वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस इसेंशियल टू द लाइफ। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो है ये क्या है? एक ऐसा लिविंग सब्सटेंस है सेल के अंदर जिसमें कि ढेर सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में कौन सी हो सकती हैं? जैसे आपका ग्लाइकोलिसिस। ठीक, ग्लाइकोलिसिस हो गया, प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया। ठीक, और अगर हम, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटोप्लाज्म में आपका न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। ठीक, तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होंगी और साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी एक्टिविटी होंगी उन सबको हम एक कलेक्टिवली हम मतलब क्या समझ रहे हैं कि किसमें हो रहा है? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? एक लिविंग सब्सटेंस होता है सेल का जिसमें कि बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं। ठीक, इसीलिए ये सेल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम ये समझेंगे कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसको इसके टर्म किसने दिया था? तो टर्म जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? परकिंजे। तो परकिंजे ने सबसे पहली बार प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। ओके, नेक्स्ट है आपका कि प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, किसने देखा था? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? कॉटी। तो कॉटी ने सबसे पहले क्या किया था? सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म को ऑब्जर्व किया था। फिर उसके बाद टर्म सार्कोड, मतलब प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले सार्कोड किसने कहा था? तो प्रोटोप्लाज्म को सार्कोड सबसे पहले डुजार्डिन ने कहा था। ओके, फिर उसके बाद द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब कि प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब उन्होंने क्या कहा था? हक्सले ने कहा था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो भौतिक जीवन का आधार होता है। क्यों भौतिक जीवन का आधार होता है? क्यों? क्योंकि जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसके अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं जो कि हमारे लाइफ को चलाने के लिए, हमारे लाइफ की डेली एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब हम कभी भोजन लेते हैं तो उसको हम एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भोजन क्या होता है? वो अंदर जाके डाइजेस्ट होता है। ढेर सारी जो जो भी हमारे अंदर ऑर्गन्स है उसको क्या करती हैं? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स उसको डाइजेस्ट करती हैं। एटलीस्ट लास्ट में वो जाके क्या बन जाता है? वो ग्लूकोज के फॉर्म में आएगा। अभी ग्लूकोज को भी क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। तो ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होता है CO2 और H2 में और कुछ ATP जनरेट होती है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है आपका? साइटोप्लाज्म। ये सबको पता है कि ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म। ठीक, उसके बाद होता है आपका क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसके अंदर आता है? प्रोटोप्लाज्म। तो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है? एक फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म को हम कह सकते हैं इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये किसने कहा था? एक साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था? हक्सले। ठीक, नेक्स्ट देखिए, पीएच। प्रोटोप्लाज्म का पीएच कितना होता है? ये होता है 6.8। 6.8 का मतलब समझ सकते हैं कि ये स्लाइटली एसिडिक होता है, क्योंकि आपको पता है कि 7 जो है वो तो न्यूट्रल है, 7 के ऊपर जो हम कह सकते हैं बेसिक होता है, लेकिन 7 से अगर थोड़ा सा भी कम है फिर भी ये किस में आएगा? एसिडिक में आएगा। मतलब ये स्लाइटली क्या होता है? एसिडिक होता है। प्रोटोप्लाज्म का जो पीएच होता है
स्लाइटली एसिडिक होता है। ओके, नाउ तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि सबसे पहले टर्म किसने दिया था, फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था, फिर सपोर्ट वर्ड किसने दिया, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने दिया। तो ये सारे साइंटिस्ट के नेम आपको याद रखने हैं, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब आपको याद रखने हैं। ये देखिए हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है किसका, प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म में क्या होती है, दो लेयर होती है, एक तो होता है आपका एक्टोप्लाज्म और दूसरी होती है आपकी एंडोप्लाज्म। ठीक है, बाहर का जो लेयर होता है उसको हम कहते हैं एक्टो। एक्टो इट मीन्स कि बाहर की लेयर, बाहर की लेयर को हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और जो अंदर का जो भी फ्लूइड मटेरियल होता है, अंदर का जो लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं हम, एंडोप्लाज्म। ठीक, ये पेरिफेरल पार्ट होता है मतलब चारों तरफ का, और ये क्या होता है, सेंट्रल पार्ट मतलब अंदर की तरफ। ठीक, तो सेंट्रल पार्ट को हम एंडोप्लाज्म या फिर साइटोसोल भी कहते हैं, पेरिफेरल पार्ट को हम एक्टोप्लाज्म या फिर साइटोजेल भी कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए, ये तो क्या हो गया प्रोटोप्लाज्म के पार्ट हो गए। अगर पूछा जाए कि मेजर कंपोनेंट मतलब प्रोटोप्लाज्म के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो होता है आपका ये वाटर एंड प्रोटीन, वाटर एंड प्रोटीन सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है किसमें, आपके प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, अगर पूछा जाए एलिमेंटल कंपोजिशन क्या होता है, मतलब कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके प्रोटोप्लाज्म में, तो एक तो हो गया आपका ऑक्सीजन जो कि कितने परसेंट होता है, 62%। कार्बन कितने परसेंट है, 20%। नाइट्रोजन कितना है, 3%। कैल्शियम कितना है, 2.5%। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है आपका, ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला एलिमेंट जो है आपका कौन सा है, ऑक्सीजन है। ठीक है, कहाँ पे, प्रोटोप्लाज्म में। तो ये हो गया आपका प्रोटोप्लाज्म का डेफिनेशन। अगर पूछा जाए कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये इसमें दोनों आ जाएगा आपका, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल होता है, जो मैट्रिक्स होता है न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो, और प्लस साइटोप्लाज्म मतलब सेल का, सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म क्या है, अगर न्यूक्लियोप्लाज्म को हम मतलब प्रोटोप्लाज्म माइनस प्रोटोप्लाज्म में से हम किसको कम कर दें, न्यूक्लियोप्लाज्म को, तो ये क्या बचेगा आपका, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट होता है, इसमें हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात नहीं करते हैं, जबकि प्रोटोप्लाज्म में ये दोनों आ जाएंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म की और साइटोप्लाज्म में। ठीक, तो साइटोप्लाज्म में मेनली क्या होती है, सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, और उसमें क्या क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे और उसमें मैट्रिक्स होगा, उसमें जेल होता है। ठीक, तो ये कुछ हमने एक ब्रीफ अकाउंट में क्या किया, हमने बताया कि आपको प्रोटोप्लाज्म क्या क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म के कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया था, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, प्लस प्रोटोप्लाज्म का डिफिनीशन क्या है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हमने आपको क्लियर किया। आई होप कि आपको कुछ पॉइंट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसके आगे और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म तो यहीं पे खत्म होता है। अभी प्रोटोप्लाज्म के आगे जो भी सेल ऑर्गेनेल बचे हुए हैं, जैसे आपका एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्जी ऑप्टिकस हो गया, ठीक है, गोल्जी ऑप्टिकस, और भी जो भी राइबोसोम वगैरह बचे हुए हैं उसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।